हेलो दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि कोयले के भंडार काफ़ी सीमित रह गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और जब किन्हीं दो देशों के बीच आपसी संघर्ष हो जाता है तो उसका असर हमारे पेट्रोल और डीजल की प्राइस पर पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर इन सबके पीछे की वजह क्या है? दरअसल आज हम जिन फ्यूल सोर्सेज और एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, जिनको हम जमीन में से निकालते हैं और जिनको जला करके हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन कर रहे हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का टॉप रीजन है। ग्लोबल वार्मिंग का सेकंड टॉप मोस्ट रीजन मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, ये रही वो वीडियो, आप जाकर कोई वीडियो देख सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बढ़ाने के साथ साथ इनके भंडार भी काफ़ी सीमित हैं। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की एनर्जी डिमांड पूरा करने में काफ़ी असक्षम है, तो हमें इनके अल्टरनेटिव खोजने ही पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि ईंधन का भविष्य क्या होने वाला है, एक अच्छा ईंधन क्या होता है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ फ्यूल्स। आइए इसके बारे में बात करें। मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की कार है टोयोटा की, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स भविष्य। दिल्ली आओ, मैं एक बार घुमाऊंगा, मर्सिडीज से अच्छी इफेक्ट्स। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। और हिंदुस्तान ये एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं, तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनेगा। हमारी रेलवे, हवाई जहाज, हमारी गाड़ियाँ, ट्रक, बसेस, हमारा स्टील, केमिकल्स सब उसके ऊपर चलेगी और 10 साल में पूरा ये इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा। I don't want to turn this into a debate on hybrid fuel cells because I think that they're extremely silly. तो ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है, ये इसके ऊपर कार, ये भविष्य का फ्यूचर है। Talk about hydrogen. Do you think that will take over in No, India? hydrogen is stupid. Greenhouse gases need to peak within the next 3 years if we're to stave off the worst effects of climate change. And even then, we'd still need new technology to suck carbon dioxide out of the skies by the middle of the century. आज मुख्यतः हम जिन ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं वे जीवाश्म ईंधन हैं, जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, जो कि लाखों करोड़ों साल पहले धरती में वनस्पति और जीव जंतुओं के दबने से निर्मित हुए हैं। उनमें से ही प्रमुख है पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, सीएनजी एटसेट्रा। इनको जला करके हम इनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं और ये ही हमारे लिए ईंधन का काम करते हैं, जिनसे हम हमारे वाहन, व्हीकल्स और अन्य इंडस्ट्रियल वर्क्स करते हैं। लेकिन चूंकि आपने देखा और जाना कि ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, साथ ही इनके भंडार भी कम है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, तो ये वापस दोबारा नहीं बन सकते अगर एक बार खत्म हो गए तो, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड पूरा करने में असक्षम है। इसलिए हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पर कदम बढ़ाने की जरूरत है और उनका इस्तेमाल करने की हमें जरूरत है। तो हम इसी परंपरागत ईंधन का रिप्लेसमेंट जानने वाले हैं और इस वीडियो की थीम ये है कि मैं एक एक करके आपको इनके रिप्लेसमेंट्स बताऊंगा और उनमें कुछ खूबियां और कमियां हैं, तो उसकी वजह से आगे हमें स्थायी अल्टरनेटिव मिलेगा। तो इस वीडियो में हम ऐसा ही करने वाले हैं। फ्यूल्स का फ्यूचर जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक अच्छा फ्यूल क्या होता है। एक अच्छा फ्यूल वो फ्यूल होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से कर दे और जो कि लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर ही अवेलेबल हो जाए, साथ ही साथ वो सस्ता भी हो, इको फ्रेंडली भी हो। तो इन्हीं के आधार पर हम आज के इस वीडियो में फ्यूल्स का फ्यूचर खोजने की कोशिश करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस धरती पर अभी तक सबसे बढ़िया फ्यूल सोर्सेज हैं हाइड्रोकार्बन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोकार्बन को जलाकर के हम जितनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट होती है और इतनी ज़्यादा कारगर होती है कि वो सबसे अच्छा फ्यूल है अभी तक का। और हेवी हाइड्रोकार्बन्स में मैं अगर आपको बताऊं तो डीजल एक सबसे अच्छा सोर्स है फ्यूल का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में सबसे पहले आता है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और ये सब। तो इन सबसे भी हम व्हीकल्स चला सकते हैं, लेकिन अभी ये करना उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है और उतनी ज़्यादा हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे पास न्यूक्लियर वेस्ट होगा, तो उस न्यूक्लियर वेस्ट का सबसे पहले निपटान बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो हम अभी करंट टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं। और बात रही विंड और सोलर की, तो हम उसको भी हम बैटरी में ही संचित कर रहे हैं उसकी ऊर्जा, यानी कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव आ गया है और हमारे पास पहला अल्टरनेटिव है ईवी यानी कि बैटरी से हम वाहनों को चलाने वाले हैं। तो आइए इसके प्रोज और कॉन्स को जानते हैं, जिससे हमें इसके फ्यूचर के टिकाऊपन का पता चलेगा कि क्या ये फ्यूचर में टिक पाएगा फिर नहीं। दरअसल हम ईवी से आराम से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं और एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और उससे वाहनों को चला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम छोटे वाहनों को तो इससे चला सकते हैं, लेकिन बड़े वाहन जैसे कि भारी ट्रक, जेट प्रोपेलेंट और हवाई जहाज, रॉकेट वगैरह, ये सब हम इससे नहीं चला सकते हैं क्योंकि इससे उतनी ज़्यादा पावर नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमें इससे और ज़्यादा पावर लेनी हो तो बैटरी का साइज़ बहुत बड़ा करना पड़ेगा और एक सीमा के पश्चात बैटरी का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो लगभग वाहन के आधे वजन के बराबर हो जाता है। तो आधा वजन तो बैटरी का ही कैरी करें और फिर आधा वजन कोई और लोड का कैरी करें, तो ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि जितने भी हम फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो कम होने के साथ साथ उनका वजन भी कम होता जाता है। लेकिन बैटरी के साथ ऐसा नहीं, बैटरी में से हम जितनी ऊर्जा निकालते हैं बैटरी का वजन उतना ही रहता है। यानी कि बैटरी से हम बड़े वाहनों को नहीं चला सकते हैं। एक सीमा के पश्चात फिजिक्स जो है वो बीच में आ जाती है और वो मना कर देती है कि बैटरी से हम और ज़्यादा इससे एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अगर बात करें बैटरी को चलाने वाले मिनरल्स जैसे कि लिथियम और ये सब की, तो वो भी हमें ज़मीन से खोद कर निकालने पड़ते हैं। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि हमें ज़मीन से ही तो खोद कर नहीं निकालना, क्योंकि ज़मीन से अगर खोद के निकालते हैं तो डिफॉरेस्टेशन होता है, पृथ्वी को नुकसान होता है और प्रदूषण तो होता ही होता है। लेकिन आप कहोगे कि अभी तो हम बैटरी से वाहन चला रहे हैं, स्कूटियाँ आ रही है, कार आ रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हमें इनके लिए अलग से नए नए चार्जिंग स्टेशन खोलने पड़ेंगे। जो आज हम पेट्रोल स्टेशन और पेट्रोल पंप पर हमारी गाड़ियों में रिफ्यूलिंग करवाते हैं, तो उनके लिए अलग से चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। यानी कि अभी जितने भी पेट्रोल स्टेशन हैं वो सब बंद करने पड़ेंगे और नए चार्जिंग स्टेशन खोलने पड़ेंगे। तो इकोनॉमिकल तौर पर ये बेनिफिशियल नहीं है। और बैटरी में दिक्कत ये भी है कि अगर हम उससे 3-4 महीने तक नहीं चलाएं तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी और हमें उसे वापस चार्ज करना पड़ेगा, जबकि पेट्रोल और डीजल के केस में ऐसा नहीं है। और ईवी का मैं एक और नुकसान बता दूं दोस्तों, अभी वर्तमान में ही ईवी के बहुत ज़्यादा ब्लास्ट के केसेस आ रहे हैं। और जब हम बैटरी का साइज काफ़ी बड़ा कर देंगे और अगर कुछ भी गलती हो गई तो वाहन तो फटेगा ही फटेगा, लेकिन जिस बिल्डिंग में है वो भी साथ में फट जाएगा। तो ये भी काफ़ी नुकसान है। तो चूंकि ये बड़े वाहनों को नहीं चला सकता, काफ़ी कॉस्टली है और एक सीमा के पश्चात इसका साइज काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा और लिथियम वगैरह ज़मीन से निकालते हैं। तो आइए हम दूसरे अल्टरनेटिव के बारे में जानते हैं, जो कि है हाइड्रोजन फ्यूल। आपने अक्सर अभी वर्तमान में सुना होगा कि हाइड्रोजन की गाड़ियां बन रही है, हाइड्रोजन की फ्यूचर होगा, ये सब। हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने भी हमें बार बार बताया है कि मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है और हाइड्रोजन फ्यूल का फ्यूचर होगा और ये सब। लेकिन क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन फ्यूल भी फ्यूचर नहीं हो सकता। क्यों? आइए इसके बारे में जानते हैं। पहली बात तो दोस्तों ये है कि हाइड्रोजन फ्यूल एक क्रायोजेनिक फ्यूल है। क्रायोजेनिक फ्यूल वो फ्यूल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। उसका बॉइलिंग पॉइंट ही लगभग -253 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यानी कि उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता है, जो कि लगभग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के आसपास ही है। तो उसके लिए अलग से सिलेंडर या फिर अलग से टैंक बनाना पड़ेगा, जिसमें उसको प्रेशराइज फॉर्म में रखना पड़ेगा और उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो टैंक और वो सिलेंडर जब किन्हीं व्हीकल्स में इंस्टॉल किए जाएंगे तो उनकी प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगी। और सेकेंड बात कि हाइड्रोजन फ्यूल की एनर्जी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, यानी कि 1 लीटर में हाइड्रोजन फ्यूल से जितनी हम एनर्जी निकाल सकते हैं वो काफ़ी कम है। एग्जांपल के लिए मैं बताऊं दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल की एनर्जी डेंसिटी लगभग 8 मेगाजूल पर लीटर है, जबकि अगर इसका हम कंपेयर करें पेट्रोल से या फिर डीजल से तो उसकी है 34 मेगाजूल पर लीटर एनर्जी डेंसिटी। यानी कि 1 लीटर में हम 34 मेगाजूल पेट्रोल और डीजल से प्राप्त कर सकते हैं और 1 लीटर से हम सिर्फ 8 मेगाजूल ही हाइड्रोजन फ्यूल से ले पा रहे हैं, तो काफ़ी कम है उसके हिसाब से। और साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल में भी यही दिक्कत है कि हाइड्रोजन फ्यूल के लिए भी अलग से हमको रिफ्यूलिंग स्टेशंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्रायोजेनिक फ्यूल है और ये रूम टेम्परेचर पे तो अवेलेबल होता नहीं है, बल्कि इसमें तो और ज़्यादा खर्च आएगा, क्योंकि पेट्रोल स्टेशंस को भी प्रेशराइज फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले अल्टरनेटिव के बारे में और जानते हैं अगले अल्टरनेटिव के बारे में, जो कि होगा बायोफ्यूल। बायोफ्यूल एक ऐसा कंसेप्ट है कि हम फ्यूल को न तो जमीन से खोद करके निकाल रहे हैं, नहीं ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत से हम बैटरी में ऊर्जा संचित कर रहे हैं, बल्कि हम इसको जमीन पर फसल की तरह उगाएंगे और उस फसल से ही हम ईंधन बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बायोफ्यूल का कंसेप्ट कोई इतना ज़्यादा नया नहीं है, ये लगभग रुडोल्फ डीजल और हेनरी फोर्ड के ज़माने से। तो बायोफ्यूल का कंसेप्ट ये है कि हम ज़मीन पर उगाएंगे फ्यूल, और ऐसी काफ़ी सारी फसलें हमारे पास है, जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, जट्रोफा, शुगर कैन एटसेट्रा। तो हम इन सारी फसलों से हम बायोफ्यूल तैयार कर सकते हैं केमिकल प्रोसेस से, और चूँकि हम अभी भी तैयार कर रहे हैं, और उस बायोफ्यूल से हम अभी की गाड़ियाँ आराम से चला सकते हैं। तो आप ये सुनकर के ऐसा बोलोगे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हो गया कि हम आराम से इससे गाड़ियाँ चला सकते हैं अभी की, और रिफ्यूलिंग स्टेशन को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही फ्यूल हम उनमें डाल सकते हैं। लेकिन दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि अगर हम फार्मेबल लैंड पर फ्यूल को उगाएंगे तो फिर खाना कहाँ पे उगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बायोफ्यूल की खेती अगर फार्मेबल लैंड पर करने लग जाएंगे तो हमारे खाने के दाम बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उससे इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगी और खाने के दाम काफ़ी बढ़ने से भूखमरी की समस्या आएगी। तो ये आइडिया हम आगे चला नहीं सकते। बायोफ्यूल तो एक अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन ये जमीन पर नहीं होना चाहिए। बस प्रॉब्लम ये है कि जमीन पर हम नहीं उगा सकते, अगर हम इसे पानी पर उगाएं तो। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले अल्टरनेटिव के बारे में, जो कि होगा एलगी बायोफ्यूल। एलगी बायोफ्यूल, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एलगी यानी कि कवक या काई। कवक से हम अभी भी वर्तमान में बायोफ्यूल तैयार कर रहे हैं और हम उससे अभी की गाड़ियाँ चला सकते हैं, और न तो पेट्रोल स्टेशन को चेंज करने की जरूरत है और न ही रिफिलिंग स्टेशन को। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कवक यानी कि काई यानी कि एलजी से हम फ्यूल बना सकते हैं, क्योंकि इसकी यील्ड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसका उपजाऊपन काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1-2 दिन में ही तैयार होकर ये उग जाती है, और इससे बायोफ्यूल तैयार करना भी काफ़ी आसान है, जो कि फ्लेमेबल होता है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े साधन जैसे कि हवाई जहाज, रॉकेट, जेट प्रोपेलेंट, ये भी हम इनसे चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एलजी बायोफ्यूल्स ये सब चल सकते हैं। लेकिन फिर से प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारे पास इतना ज़्यादा मीठा पानी नहीं है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए दोस्तों कि अगला अल्टरनेटिव और सबसे टिकाऊ अल्टरनेटिव यही होगा कि हम न तो उसको जमीन पर उगाएं बायोफ्यूल को, न ही मीठे पानी से उगाएं, उसको हम उगाएं खारे पानी से। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारी धरती पर लगभग 70% पानी है, हमारी धरती लगभग 70% पानी से ढकी हुई है, और वो अधिकतर पानी खारा पानी है जो कि समुद्र में है। तो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव फ्यूल्स का ये होगा समुद्र पर खेती करें और खेती करके बायोफ्यूल तैयार करें। तो उसके अल्टरनेटिव के रूप में है सीवीड। जी हाँ दोस्तों, सीवीड एक मरीन क्रॉप है जो कि हम समुद्र में उगा सकते हैं और उससे हम बायोफ्यूल तैयार कर सकते हैं। उसकी भी यील्ड कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है, उससे हम बायोफ्यूल तैयार कर सकते हैं और अभी के साधन उससे चल सकते हैं और बिना किसी रिफ्यूलिंग स्टेशन को चेंज किए हुए, और बड़े बड़े साधन भी उससे चल सकते हैं जैसे कि जेट प्रोपेलेंट, रॉकेट और ये सब। तो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है अभी के तौर पर सीवीड बायोफ्यूल।
और सीवीड की खेती अभी भी काफ़ी की जा रही है भारत में, लेकिन अभी बायोफ्यूल के तौर पर नहीं की जा रही, जबकि आमतौर पर डेली जीवन में काम आने वाली चीज़ों में हम सीवीड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारत लगभग शायद सबसे ज़्यादा सीवीड को उगाता है। बस फ़र्क इतना है कि हमें सीवीड से बायोफ्यूल तैयार करना है। सीवीड से बायोफ्यूल तैयार करना काफ़ी आसान है, क्योंकि हम समुद्र में एक तो सीवीड आराम से उगती है और काफ़ी बड़े एरिया में सीवीड को उगा सकते हैं समुद्र में, लगभग 1000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ऐसे। और अगर एक एरिया की सीवीड को हम इस्तेमाल कर चुके हैं तो हम दूसरे एरिया में जा सकते हैं। ऐसे ए बी करते हुए हम फ्यूल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और साथ ही इन बायोफ्यूल्स, एलगी बायोफ्यूल और सीवीड बायोफ्यूल से चलने वाले जो साधन हैं वो वातावरण में सल्फर का एमिशन भी नहीं करते हैं। ये फ्यूल एक कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है, जो कि वातावरण में न तो कार्बन बढ़ाता है न तो कार्बन घटाता है, बल्कि ये कार्बन न्यूट्रल है, जो कि एक कार्बन की पूरी साइकिल को कंप्लीट करता है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनसे चलने वाले साधन निकालेंगे, वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड ये एलगी या फिर सीवीड सौंप लेता है और फिर बाद में यही साइकिल वापस चलती रहती है। और न तो ये सल्फर का एमिशन करता है वातावरण में। तो ये एक सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को भी हटा देता है और बाकी सब समस्याओं को भी समाप्त कर देता है। और ये बन जाता है द फ्यूचर ऑफ फ्यूल्स, जिसका नाम है सीवीड बायोफ्यूल। सीवीड बायोफ्यूल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम सीवीड की खेती करेंगे, फिर बाद में हम उनकी कटाई करके उनको सुखा करके उनका केमिकल प्रोसेस से हम या तो एन-हेक्सेन मिला करके बायोफ्यूल अलग कर लेंगे या फिर डायरेक्ट उनको पीस लेंगे। दरअसल बायोफ्यूल में होता है लिपिड्स वही होते हैं जो कि फैटी एसिड्स में पाए जाते हैं और पेट्रोल और डीजल में पाए जाते हैं। लिपिड्स हेवी हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, तो उन लिपिड्स में से हम हाइड्रोकार्बन्स को अलग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि भविष्य का ईंधन कौन सा होने वाला है, कि आने वाले टाइम में हम कौन से ईंधन का प्रयोग करने वाले हैं वाहनों में और इंडस्ट्रीज में। ये सब बहुत धन्यवाद।